create a capacity building over a new education policy, which is a series of topics on which classroom management, classroom process, technical hybrid learning and everything which we are going to be implementing coming years for a better education and better future of India. In this series, the second topic is how classroom management, because classroom management is most essential thing while a teacher going to handle their class for a knowledge and to make a knowledge environment knowledgeable. And so, for this topic, we would like to invite Mr. Rajkumar to deliver his topic. पहली शिक्षा नीति 1968 अर्थात 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पहली शिक्षा नीति आई थी। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में दूसरी शिक्षा नीति आई। तत्पश्चात 34 वर्षों के बाद 1992 में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया। एक विद्यार्थी की तरह बनिए, एक विद्यार्थी की तरह बनिए, इतना बड़ा न बनिए कि आप प्रश्न पूछ न सके, इतना बड़ा न बनिए कि आप प्रश्न पूछ न सके, और इतना जानकार मत बनिए कि नई चीजें आप सीख न पाए। हमेशा विद्यार्थी बन के रहिए। बहुत अच्छी कहावत है। अब हम जानेंगे कि क्षमता के आधार पर हम कैसा अधिगम करते हैं। हर व्यक्ति के अंदर अपनी एबिलिटी होती है, उसके अंदर उसकी कॉम्पिटेंसी होती है। तो सीबीएसई ने भी उसको बहुत बड़ा काम के रूप में स्वीकार किया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, CBL, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। ये जो हमारा टॉपिक है, इसकी प्रस्तुति के लिए अपने जोगापट्टी नरकोटा के प्रधानाचार्य श्री अजय कुमार ठाकुर जी रिसोर्स पर्सन के रूप में हम सबके समक्ष उपस्थित हैं। आइए आप अपने सत्र को शुरू करें। इसके पहले आप ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य बंधु भगिनी, शिक्षक बंधु भगिनी, आप सबका इस वंदना सत्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, बेतिया संकुल के 12 विद्यालयों का यह प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें कई रिसोर्स पर्सन अपने अपने विषय को रख रहे हैं, आने वाले समय में भी रखेंगे। लेकिन एक अभी जो विषय आपके समक्ष आने वाला है, सभी विषयों का इसमें सार तत्व समाया है। NEP 2020 टर्मिनोलॉजी, मतलब कि NEP में क्या क्या है, संक्षेप रूप में इस सत्र में अगर आप ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करेंगे, इसको गौर करेंगे, तो पूरी NEP की जो परिकल्पना है भारत सरकार की, जो कि बहुत प्रतीक्षित, बहुत मतलब बेहतर शिक्षा नीति आई है और सबके लिए नया भविष्य लाई है, तो निश्चित रूप से ये सत्र जो है ना आपके लिए बहुत उपयोगी है। भाषा को महत्व देना, क्षेत्रीय भाषा को महत्व देना, क्षेत्रीय भाषा की महत्व, वोकेशनल टीचर्स आर कॉस्ट। ठीक है, आपको एक वाक्य सुनाते हैं, धन्यवाद बाद में देंगे। कल जब हम लोग स्कूल आना था तो 10:02 पर रुपेश जी का फोन आया मेरे पास, कहा कि गुरुजी हमको भी रख लीजिए ना। इसके पहले भी इनका हुआ था, तो प्रवीण जी चूंकि कंप्यूटर के हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई IT एप्लीकेशन हम ही रख लेते हैं, तो इनका विषय कट गया। तो 10:02 पर कल फोन की रुपेश जी, और तब मेरे मन में आया कि देखो उनकी इतनी इच्छा है तो इनको शामिल करना चाहिए।
चंपारण विभाग में मैंने पीपीटी से क्लास लिया था, तो मेरे पास कई संसाधन है, प्रशिक्षक हैं, मुख्य प्रशिक्षक हैं, कोई नहीं आया तो खड़े हो जाएंगे, तो मैंने इनको पीपीटी कर भेजा। और आप कल्पना कर सकते हैं कि 10:02 पर मैंने इनको कल भेजा और आज सुबह में हम लोग के साथ आ गए। अध्ययन किए तब ना आ गए, तो अच्छे विद्यार्थी हुए कि नहीं? धन्यवाद के पात्र रहेंगे नहीं? हम नहीं देंगे, आप दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से भी। अभी अल्पाहार है, हम लोग भोजनालय में पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ काम चलने वाला नहीं है, थोड़ा बड़ा सा थाली है, वही चलेगा। और हम लोग 5:25 पर पुनः यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। बहुत बहुत प्रधानाचार्य लोग से आग्रह है अपना स्थान छोड़कर थोड़ा वीक्षण में। प्रश्न है एनईपी का जो मौजूदा फॉर्मेट है, जो संरचना है, उसको आपको पेंसिल से बनाकर उसको दर्शाना है। हाँ जी, डायग्राम जैसे स्लाइड में था, फिर से सुनेंगे। एनईपी की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसको जैसे दर्शाया गया था उसी प्रकार से दर्शाकर उसके जो स्टेज हैं, ठीक है, उसको आपको लिखना है। आपका समय शुरू होता है इसके साथ। ध्यान दीजिए। और दूसरा प्रश्न भी इसी में है, बातचीत नहीं करिए पीछे। दूसरा प्रश्न है कि एनईपी के बारे में अभी तक आपने क्या समझा है, उसको लिटरेचर में लिखना है, शब्दों में लिखना। पहला प्रश्न ये कि एनईपी का जो स्ट्रक्चर है, मौजूदा फॉर्मेट, उसको बनाकर उसको दर्शाना है, उसके अलग अलग स्टेज को। दूसरा प्रश्न है एनईपी के बारे में आपने अभी तक क्या समझा है, जो कक्षाएं चल रही है उसके बारे में आपको लिखना है। आपको समय मिलता है 10 मिनट। जैसे 10 मिनट होगा आपसे पेपर ले लिया जाएगा। 5:35 हो रहा है। हाँ जी, एनईपी का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है 5+3+3+4, आप बोलिए, बता दे, सब स्टेज बोलते नहीं, आउट हो जाए। ईमानदारी खानी होगी। आप जैसे दोनों का जो है ना 5-5 नंबर कर लीजिए, 5% नंबर, ठीक है। और इसमें आप उनका मूल्यांकन करिए और आपका वो मूल्यांकन करेगा। जब अभी सत्र चलता रहेगा और इस बीच में आप मूल्यांकन करेंगे, और जब मूल्यांकन आपका हो जाएगा हस्ताक्षर करेंगे, और लास्ट में आप जब करके रखे रहेंगे तो हम सब करेक्ट कर लेंगे। लाभ नहीं है तो आप से ही कर दीजिए। जैसे एजुकेटर्स हैं, जैसे बहुत बड़े हैं। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो आइए हौसला रखते हुए मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी के सत्र में दीदी जी लोग बातचीत नहीं करिए, तो अपने विषय के प्रतिपादन के लिए अपने बीच में 2 रिसोर्स पर्सन उपलब्ध हैं। पहले सत्र होगा श्री सत्यप्रकाश मिश्र जी, आचार्य लोग बनाने में सबकी भूमिका होती है। तो अभी के इस बेतिया संकुल के एनईपी शिक्षक प्रशिक्षक कार्यशाला में उद्घाटन सत्र में धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं अपने विभाग के माननीय विभाग निरीक्षक श्रीमान अनिल कुमार, 12 साल स्कूलिंग और 3 साल प्री स्कूलिंग, जिसको आंगनबाड़ी के पीछे है, तो जब भी ध्वनि विस्तारक का उपयोग होगा तो वहां तक आवाज नहीं जाएगी। इसीलिए वहां पर कार्यक्रम चस्पा हुआ है। आपसे आग्रह है कि कार्यक्रम का जो सूची है वहां पर मैं दिनचर्या उससे 5 मिनट पूर्व
यहाँ पहुँचने का कष्ट करेंगे। आपके पास जो कुछ है उसमें पेंसिल, रबर कटर, कलम, पैड, यही बैनर स्टेशन हटाइएगा तो इसी में लखींदर जी में यही बैनर पूरा चल रहा है। निश्चित रूप से रखेंगे। आपको बीच बीच में मूल्यांकन कार्य भी करना है, तो उसके लिए पूरी तरह से तैयारी के साथ रहेंगे। दूसरी बात कि जैसे यहाँ से जाएंगे तो बार कोड लगा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, बेतिया सर्कुल का व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, तो व्हाट्सएप खोलेंगे और उस पर आइकन एक कैमरा का आएगा, उसको टच करेंगे और जो बार कोड लगा हुआ है उसको स्कैन करेंगे और तुरंत आप उसके माध्यम से जुड़ जाएंगे। लेकिन जितनी भी कक्षाएं चलेंगी उसका पीपीटी आपको प्राप्त हो सकेगा। दूसरी सूचना है कि एक परिवर्तन है कल में। कल 7:15 से 8 बजे तक एक सत्र होगा, इसलिए वो दिनचर्या में नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। 6:30 बजे से फिर शाम में सूचना दी जाएगी। अभी अगला सत्र हम लोग का 2 बजे से, तो इसमें थोड़ा सा समय हो गया, इसलिए 2:30 से सत्र शुरू होगा, इसलिए 2:25 तक सबसे आग्रह निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। इसके लिए कुछ गतिविधियां कक्षा में करानी होगी, जैसे बच्चों में कुछ खेलकूद कराना, चित्रकारी कराना, ड्राइंग कराना, ठीक है, और बहुत सारी चीजों को कराकर बच्चों को इंटरेस्ट के अनुसार कराकर, ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश वाले हैं तो ड्राइंग करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, जिस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्क दे दीजिए, एक एक चीज दे दीजिए सबको करने के लिए, देखिएगा कितना इंटरेस्ट के साथ करेगा। फिर आप कह सकते हैं ना कि सिलेबस कैसे पूरा होगा। देखिए कुछ करने से बच्चे ज्यादा सीखते हैं। वहां पर है ना, कोई जरूरी है कि बहुत ज्यादा लगातार पढ़ाइए ना। आप देखेंगे 9th का जो सिलेबस है उसमें लिखा रहता है कि कितनी कक्षा होनी चाहिए इंग्लिश के लिए, लेकिन जब आप काम करेंगे ना, तो जब काम करेंगे तो कुछ एक्टिविटी कराएंगे, तो देखिएगा उस चैप्टर का परिणाम, उस चैप्टर का जो रिजल्ट होगा अच्छा होगा। छोटे छोटे प्रश्न बनवाने के लिए दे सकते हैं। फिर उसके बाद उस प्रश्न को कहेंगे इस साइड वाले को उससे कहो, इस साइड वाले से उससे कहो। इस तरह से बच्चे जो है पूछताछ भी करेंगे, तो वहाँ इंटरेस्ट भी बना रहेगा और कक्षा का वातावरण भी अच्छा होगा और बच्चे आनंदमयी वातावरण में ज्यादा सीख पाएंगे। इससे क्या होता है, इसका लाभ क्या है, तो बच्चों के अंदर स्किल, जिसको कहते हैं ना दक्षता, उसका विकास होता है। खेल खेल में बच्चे आनंद की भी अनुभूति करते हैं और उनका इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है। जैसे किसी को कहा जाए कि चलो इस फील्ड को दौड़ो, 2 बार चक्कर लगाओ, तो उसको पनिशमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर उसको खेल विधि से हम कहें कि चलो आज खिलाते हैं आधा घंटा, वो आधा घंटा दौड़ते रहेगा, लेकिन उसको इंटरेस्ट आएगा, आनंद आएगा, तो हम खेल रहे हैं, दोनों अंतर हो जाता है। बच्चों को जैसे छोटे बच्चे हैं उसमें मिट्टी का कार्य भी दे सकते हैं। शोभा जी हैं शिशु वाटिका में, वो बच्चों को कराती भी है, तो बच्चे बहुत मस्ती में काम करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, जिसको कहते हैं ना मनोवैज्ञानिक विकास, भी बच्चों का ज्यादा होता है। उसके मन में जो कुछ होता है वो तो काम करता है, तो उसके अंदर जो मनोवैज्ञानिक जो विकास है, कौशल है, उसका विकास हो जाता है। फिर बच्चों में आपस में, जिसको कह सकते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग, मतलब सहकार्य, एक साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा भी मिलती है, एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं। देखो नहीं बन रहा है ना, देखो हम थोड़ा बनाकर दिखाते हैं, तो वहां पर सहकार करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से आनंदमयी शिक्षा क्लासरूम प्रोसेस का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। फिर है दूसरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो अनुभव आधारित जो ज्ञान है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। देखिए आनंदमयी शिक्षा में एक बात जरूर बोलेंगे कि जो हम दूसरे को देते हैं,
जो हम दूसरे को देते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। बात पर गौर करिएगा, जो हम दूसरे को देते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। यदि हम किसी को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं तो इज्जत मिलता है। अगर किसी को हम घृणा करते हैं, ठीक है, तो उसके बदले में हमको क्या मिलता है? घृणा ही मिलता है। तो जैसा हम करेंगे वैसा प्रतिफल होगा। और बहुत बड़े सौभाग्य हमको मिला है शिक्षक बनने का। दो तरह से लोग शिक्षक बनते हैं, दो तरह से आचार्य बनते हैं। एक चांस से और दूसरा चॉइस से। अगर चांस से बने हैं तो उम्र बीत गया रही है आपकी, आप दूसरे जगह जाने वाले नहीं, तो आप चॉइस लाइए, चॉइस लाइए। ये नहीं कहा रहा है, चॉइस लाना पड़ेगा। और अगर चॉइस से बनते हैं तो बच्चों को जो है पूरे अपने दिल से दीजिएगा, और जब दिल से दीजिएगा तो दिल को मिलेगा, और जब दिल को मिलेगा ना तो बच्चे कहेंगे वाह मजा। घर पर जाएंगे और कोई बैनर की जरूरत नहीं है, कोई होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं। अभी नामांकन का समय है, अपने बेतिया संकुल के आचार्य यहाँ बैठे हैं। सबसे बड़ा आपका जो है ना प्रचार आपके भैया बहन। अगर भैया बहन बहुत संतुष्ट हो गए, बहुत अच्छी पढ़ाई है, शिक्षण बहुत अच्छा है, तो एक दूसरे से बोलेंगे, समाज में विद्यालय की छवि अच्छी होगी। लेकिन जो शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ाते हैं, गार्जियन बोलते हैं, वो तो सरकारी से भी बदतर है। आप टाइम काट लीजिएगा, लेकिन टाइम समय सबकी कसौटी पर कसता है। आप बच्चे बहुत बड़े थर्मामीटर है, आपके अंदर का जो बुखार है और आपके अंदर की जो ज्ञान है उस थर्मामीटर नाप लेता है, और क्लास से निकलता है वो बताता है कि आज आचार्य क्या पढ़ाए और कितना पढ़ाए, कि टाइम काट के गए। अपने ही स्कूल में एक बार शून्य क्लास में जाने का मौका मिला, 5 कक्षाएं चली थी उस दिन, और 5 आचार्य गए थे। बुरा नहीं मानेंगे, क्लासरूम प्रोसेस ले रहे हैं, उदाहरण देना ही पड़ेगा। और 5वां आचार्य टाइम कट कर आ गए थे। सेल्फ स्टडी, मैंने मोबाइल में फोटो खींच कर रखा है, जब डायरी साइन करने गए। ये हमारा दर्पण है। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बच्चे ज्यादा नामांकन में आएंगे? बोलिए हाँ या ना? सहमत है ना? तो चांस नहीं रखिए, चॉइस लाइए। और एनईपी में एक बहुत बड़ी बात रखी गई है कि शिक्षक पदोन्नति का, प्रमोशन ऑफ टीचर्स, इसमें सीनियरिटी से कुछ नहीं होने वाला है। जो टीचर में ज्यादा एबिलिटी होगा, इफिशिएंसी ज्यादा होगी, कॉन्फिडेंसी ज्यादा होगी, उस टीचर को प्रमोशन मिलेगा। तो आपको नीली मार कर नहीं बैठना पड़ेगा कि हम सीनियर हैं, हम प्रभारी काहे नहीं होंगे, हम प्रधानाचार्य क्यों नहीं होंगे। आप योग्यता दिखाइए ना, आप खुद हो जाइए। बहुत बड़ी बात है, आप पढ़िएगा उसमें एनईपी में। ये भी बताते हैं कि एनईपी में कुल 27 अध्याय हैं, 4 उसके भाग हैं, ठीक है। तो इस सब को भी जानकारी रखना है। तो एक्सपीरियंस लर्निंग में प्रायोगिक ज्ञान एक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो बच्चे प्रयोग करते हैं उनके मानस पत्र पर मेंटल जो एबिलिटी है वो बढ़ती है। जैसे किसी बच्चा को कुछ करने के लिए देते हैं, तो जो कर के बाद वो काम करता है तो बहुत अच्छा से सीखता है, ठीक है। 1970 में डेविड कॉल्ब ने 1970 में डेविड कॉल्ब ने प्रायोगिक ज्ञान के आधुनिक के सिद्धांत को विकसित किया था। जितने भी प्रशिक्षणार्थी हैं सबसे आग्रह है कि कृपया या तो मोबाइल को बंद कर दीजिए या मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि जब रिंगटोन आता है ना तो दिमाग में भी रिंगटोन बजने लगता है, ध्यान विचलित होता है। इसलिए आग्रह है कि उसको साइलेंट कर लें। फिर 1970 में कौन आए थे? डेविड कॉल्ब ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग को का जो सिद्धांत है उसको विकसित किया था 1970 में डेविड कॉल्ब, ठीक है। तो डेविड कॉल्ब के द्वारा आधुनिक जो प्रायोगिक ज्ञान है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, उसको जो है ना प्रतिपादित किया गया।
फिर एक तीसरा जो बिंदु है इंटरेक्टिव अप्रोच, जिसको हम लोग संवादात्मक दृष्टिकोण बोलते हैं। अभी देख रहे हैं ना कि जब कोरोना आया तो कोरोना में हम लोग अपने घरों में बंद हो गए। उस समय हम लोग ने सोचा नहीं था कि हम लोग मोबाइल का इतना उपयोग करना सीख लेंगे, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को, जैसे होता ना कि आपदा में भी हम लोगों ने, है ना, अच्छा से काम किया और अपने स्किल को डेवलप किया। तो इसमें शिक्षा जो है वो दिन प्रतिदिन बदल रही है। शिक्षा का भी डिजिटलीकरण हो रहा है। इसमें शिक्षा में जो है ना वो बच्चों को इस प्रकार से जो मेथड दे रहे हैं ताकि शिक्षा और मजेदार हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए, तो बच्चे ज्यादा सीखेंगे। जैसे मान लिया कि हम ही बता रहे हैं, अगर हम कुछ इंटरेस्टिंग बात ना करें तो हमसे भी ज्यादा उम्र के हैं और भोजन भी हुआ है, तुरंत शरीर गर्म होगा तो अच्छी नींद भी आएगी, बोली आएगी कि नहीं? लेकिन अगर वही इंटरेस्टिंग बातें आएंगी तो नींद आएगी? कक्षा कक्ष में बच्चों को जब कुछ बताते हैं तो इंटरेस्टिंग बात बताएंगे ना, देखिएगा बच्चा कान खरगोश की तरह कान खड़ा करके बड़े ध्यान से सुनता है। लेकिन वही बस हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं, तो बच्चा पर क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। तो आकर्षक दिलचस्प हमारा चैप्टर हो तो इसके लिए नए नए तरीके भी अपना रहे हैं। और ये जो सीखने का जो तरीका है वो इंटरेक्टिव ज्यादा अच्छा हो, इसके लिए अंदर, कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर भी नए नए प्रयोग हो रहे हैं। तो इंटरेक्टिव जो अप्रोच है उसका क्या लाभ है? सबसे बड़ा लाभ है कि बच्चों में जो सोचने और उसकी जो समस्या है उसको जो सुलझाना है उसके दिशा में महत्वपूर्ण काम होता है। ठीक है? और बच्चे जो है ना वास्तविक जीवन की जो समस्याएं हैं उसको सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे श्री राम शर्मा ने कहा कि मार्गदर्शक वही है जो मार्ग जानता है, मार्ग दिखाता है और स्वयं उसी मार्ग पर चलता है। ऐसा नहीं है कि बस हम कुछ ऐसा करते कहते जाए लेकिन नहीं करते हैं, तो जब नहीं करते हैं तो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा काम करने से इंटरेक्टिव जो अप्रोच है उसके द्वारा कार्य करने की जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, वो ज्यादा बनता है। लेकिन अच्छी बात बोलिएगा, बच्चा ध्यान से आपकी बात को सुनता है और बच्चे के अंदर में क्रिएटिव लर्निंग जो होता है ना, रचनात्मक जो शिक्षण है, अधिगम है और नए नए प्रयोग करता है बच्चा। लेकिन कभी कभी जो इनोवेशन जिसको बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत इनोवेटिव होते हैं, तो कभी कभी ऐसे प्रश्न ला देते हैं कि वहां तक आप पहुंचे नहीं रहते। इसीलिए बच्चे प्रश्न करें तो कभी उसको डांटिए नहीं, कभी चिल्लाइए नहीं। उससे वे अंदर क्या होता है ना कि उसके अंदर का जो ज्ञान है वो कुंठित होता है। और एक चीज और बोलेंगे कि अगर अपने जीवन काल में 100 बच्चों को इतना प्रेरित अगर आप कर लेते हैं तो कभी न कभी मिलेंगे, जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, तो बोलेंगे ना इनके प्रेरणा से हम यहाँ तक आगे बढ़े हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे कि डीएम रैंक पर आ गए, लेकिन जब मिलते हैं तो क्या हम उनको प्रणाम करते हैं कि वही हमें करते हैं? वही करते हैं। लेकिन कुछ हैं जो बड़े पद पर चले जाते हैं तो अपेक्षा करते हैं चाचा ही हमको प्रणाम करें। आप समझ गए होंगे। तो वो दूसरी बात होगी, अहंकार हो गया। लेकिन कभी पुत्र बड़ा हो जाए तो पिता उसको प्रणाम नहीं करेगा, पुत्र को ही करना है। लेकिन अगर पुत्र ऐसा हो जाए तो क्या कर सकते हैं? डॉट डॉट, बहुत समझदार हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन इंटरेक्टिव अप्रोच के अंतर्गत एक बात आती है कि हम सबको बहुत अच्छा चांस मिला है काम को करने के लिए, तो उसके लिए बोलेंगे वक्त मिलता है सबको जिंदगी बनाने के लिए, वक्त मिलता है सबको जिंदगी बनाने के लिए, परंतु दोबारा जिंदगी नहीं मिलती वक्त बनाने के लिए। इसीलिए एक अच्छे शिक्षक के नाते जब भी जाइए समय का सदुपयोग करिए। कल ही सोशल मीडिया पर एक बहुत अच्छा कोटेशन पढ़े थे कि जो लोग काम नहीं करते हैं
काम करने से बचना चाहते हैं, तो कैसे बचेंगे उसके लिए उनका ज्यादा उद्वेग गुण लगा रहता है, एनर्जी ज्यादा लगता है। और काम करने वाले को कम दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि उसका दिमाग केवल काम पर है। और जो कामचोर होते हैं इतना दिमाग लगाते हैं कि कैसे काम से बच जाए, तो इसीलिए उनको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। और कभी कभी हम सोचते हैं सो जाएंगे तो काम चल जाएगा, सोने से आपका ज्यादा कैलोरी खर्च होता है, विज्ञान कहता है। इसलिए काम करिए, काम करिएगा तो आपकी इफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी योग्यता बढ़ेगी, आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी। तो बच्चे कहेंगे ना वाह इनके क्लास में मजा आ जाता है। और जब नहीं जाइएगा, अगले दिन जाइएगा ना, तो कहिएगा कि आप कल नहीं आए थे ना, मजा नहीं आया। तो आप जिस दिन नहीं जाते ना, बहुत बोरिंग क्लास चलता है। बोलिए ऐसा महसूस करते कि नहीं? अगर ऐसा महसूस करते हैं इसका मतलब अच्छे शिक्षक हैं आप। कई विद्यालयों को मूल्यांकन करने का मौका मिला है, सवाल पूछते भी हैं कि आचार्य जी कौन क्लास में सबसे अच्छा मजा आता है, तो नाम बताता है। और किनके क्लास में सबसे खराब आता है वो भी नाम बताता है। किनके क्लास में सोने का मन करता है ये भी बताता है। तो ये आपको जो है एक प्रकार का जो हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। अब अगला है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित, बहुत महत्वपूर्ण क्लासरूम प्रोसेस का। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि बच्चों को इतना इंगेज कर दीजिए, इतना एक्टिविटी कराइए कि देखिएगा ना मजा आ जाएगा उसको, और आपको भी मजा आएगा। कोई जरूरी नहीं कि हम 40 मिनट बोलते रह जाए, ऐसा मजा नहीं है। लेकिन बच्चों को काम कराइए, जब बच्चे ज्यादा सीखेंगे तो आपको भी मजा आएगा। इसमें बच्चों के अंदर एक बहुत सक्रिय भावना रहती है। इसमें खेल के माध्यम से या परियोजना कार्य के माध्यम से बहुत सारे कार्यों को कराकर, गेम के माध्यम से भी बच्चों आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, हजारों साल पहले की बात है, लेकिन उन्होंने कहा आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। मैं करता हूं तो ज्यादा समझता हूं। बच्चों को लाल किला के बारे में पढ़ाते पढ़ाते उतना दिमाग आप नहीं डाल सकते, लेकिन एक्टिविटी कुछ करा दीजिए तो उस एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे ज्यादा सीख लेंगे। पढ़ने से 25% लर्निंग होता है, देखने से 40% लर्निंग होता है। ध्यान रखेंगे, पढ़ने से 25%, देखने से 40% और करने से 100% लर्निंग होता है। इसलिए करने के लिए हम सभी स्वतंत्र हैं। कोई प्रधानाचार्य, कोई समिति के जो अधिकारी हैं वो क्लासरूम में एक्टिविटी कराने से रोकते हैं क्या? बोलिए रोकते हैं? समझेंगे ना ये टीचर जो है बच्चों को कितना इन्वॉल्व रखते हैं, कितना उनका ख्याल करते हैं, इसलिए एक्टिविटी दी है करने के लिए। हाँ, एक्टिविटी जब बन जाए तो उसका असेसमेंट भी करिए, उसका मूल्यांकन भी करिए और उसको बच्चों को ग्रेड भी दीजिए। बहुत खराब बच्चा बनाया है तो आपकी इंटरेस्ट नहीं है, दैट इज वन वे प्रोसेस। लेकिन आप भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरी बातों को गौर से सुन रहे हैं, तो क्या हो गया? ये छात्र केंद्रित प्रक्रिया दोनों तरफ से आता है, तो इसका बहुत लाभ है। इसमें एक टीचर ने कहा क्लासरूम में कि बच्चों आप स्कूल से जाते हो तो पढ़ते हो कि नहीं घर पर? एक बहुत क्लास में तरह तरह के बच्चे भी होते हैं, बहुत लगा लीडर बच्चा था, खड़ा हो गया और बोला कि मैम पढ़ते हैं ना, आपके पढ़ाई के भरोसे थोड़ी होना है, परीक्षा में फेल होना है। मैंने कोई नहीं कहा, बच्चे थर्मामीटर है, आकलन करते हैं। तो उन्होंने आईना दिखा दिया। वो जो बोलिए कि टीचर को कैसा लगा होगा? बहुत बढ़िया लगा होगा। तो इसमें छात्र की रुचियों के आधार पर, अब ऐसा नहीं है कि +2 में पढ़ाने वाले 6 में जाएं तो उसके लेवल का पढ़ाएं। बच्चों की उम्र के अनुसार, बच्चों की कक्षा के अनुसार बच्चों को बताना पड़ेगा, तब उसकी रुचि बनेगी। रुचि का एक लेवल होता है, उम्र होता है और कक्षा होती है, तो उसकी लेवल के अनुसार बताना पड़ेगा। अब 10th क्लास में, 9th क्लास में डायलॉग है नरेशन में, अब जाके 6th क्लास में नहीं बताएंगे, उसके लेवल के अनुसार बताएंगे। तब बच्चे की रुचि होगी, तब उस पर पढ़ाई पर ध्यान देगा, उसकी क्षमता एबिलिटी के अनुसार, और तब जाकर उसका मूल्यांकन करना होगा।
फिर है अगला बिंदु इंक्लूसिव लर्निंग, समावेशी शिक्षा। कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं कि बच्चों को जो है ना बहुत निगेटिव वर्ड भी बोलते हैं, तुम खत्म है, तुम कभी कुछ नहीं कर पाए। बच्चे शारीरिक और मानसिक दो तरह से दिव्यांग होते हैं, तो किसी प्रकार का उनके समझ भेदभाव न हो, यह समावेशी शिक्षा है। अपने ही स्कूल के एक उदाहरण है कि एक आचार्य जी एक बच्ची को कहा तुम जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगी, तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेगी। आज संयोग से एक दिन उसके घर गए, वो नाम बताए कि ये चाची हमको बोले हैं कि तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन मैं आज बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छी चीज जानकारी प्राप्त कर रही हूँ, और जिस दिन मैं इस काम को पूरा कर लूंगी तो मैं उनको मिठाई जरूर खिलाऊंगी। एक बार उस बच्ची को प्रेरणा मिल गई, लेकिन उस निगेटिव को उसने पॉजिटिव में लिया तब ना, लेकिन जिंदगी भर तो होगा कि ये हमको खराब बात बोले थे। इसलिए कभी कभी होता है कि हम बोलकर पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन बच्चे गांठ बना लेते हैं। इसीलिए आपसे एक आग्रह है कि कभी भी गुस्सा करिए तो गुस्सा अपने आप पर कर लीजिए, लेकिन किसी बच्चा पर उसका क्या दोष है? नहीं, आपके घर में चावल दाल कम हो गया, या आपके घर में विद्या मंदिर में शिशु मंदिर में काम करने वाले प्रधानाचार्य देर से रोक लिए, तब देर से पहुंचे तो व्यवस्था नहीं बनी तो गुस्सा जाइएगा, बच्चा पर आकर अगले दिन बोल दीजिएगा, ठीक नहीं है। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, इसलिए उनको ऐसा दीजिए जो भगवान को मिलना चाहिए। फिर है इंक्वायरी ड्राइवन लर्निंग। अब पूछताछ आधारित, देखिए क्वेश्चन मेथड ज्यादा प्रभावकारी होता है। क्लासरूम में आप पढ़ा दीजिए लेकिन उतना प्रभावकारी नहीं होगा, लेकिन बीच बीच में कभी कभी प्रश्न करिए तो उससे क्या होगा कि बच्चे की इंटरेस्ट बनी रहती है, ये वो जो है ना पूछताछ कर देंगे हमको, और अपने लोगों के बीच में बेइज्जत होना बड़ा खराब लगता है। तो बच्चे पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, क्योंकि उनको डर होगा कि हमको कुछ न कुछ इंक्वायरी हो जाएगी। इसलिए पूछताछ आधारित अधिगम जो है ना क्लासरूम प्रोसेस का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। फिर है कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगपूर्ण शिक्षा। थोड़ी देर पहले विषय आया भी था कि बच्चे आपस में सहयोग भी करते हैं। इस पर हमको एक चुटकुला याद आ रहा है कि टीचर बच्चों से पूछती हैं या पूछते हैं कि बच्चों बताओ क्लासरूम में झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए? तो एक छात्र बोलता है इसीलिए कि कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए एग्जाम में, इसलिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो सवाल नहीं बताएगा, इसलिए प्रेम रखिए आपस में, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच का जो लाभ है वो बहुत ज्यादा है। इसमें बच्चे सहयोगपूर्ण ढंग से एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और इसमें दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। और इसे जब सबसे बड़ा लाभ क्या है कि जब एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं तो उसके संसाधन का, उसके कौशल का उसको लाभ मिलता है। जैसे एक बच्चा बहुत ज्यादा स्किल्ड है तो दूसरे के साथ सीख रहा है तो उसको भी उसके स्किल सीखने का मौका मिलता है। कभी कभी होता है कि उसके पास कलर नहीं है और जिसके पास है तो उसके कहते हैं कि वो कलर कर रहा था, दूसरा कलर लेकर वो कर लेता है, तो उसके संसाधन का उपयोग कर लेगा। तो इस प्रकार से पीयर टू पीयर या इन लार्ज ग्रुप भी हम कोलैबोरेटिव अप्रोच को रख सकते हैं। कहा जाता है कि टू हेड्स आर बेटर देन वन। कभी कभी होता है कि हम एक चीज पर ध्यान देते हैं तो वहां तक हमारी दृष्टिकोण नहीं जाती, लेकिन दो आदमी मिलकर अगर हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो वहां तक हमारा अप्रोच जरूर जाता है। और कभी तो कहा गया टू हेड्स आर बेटर देन वन। और इसमें इसका लाभ एक और है, डेवलपमेंट ऑफ हायर लेवल थिंकिंग।
बच्चे के अंदर में हाई लेवल की थिंकिंग विकसित होती है, उसके अंदर सेल्फ एस्टीम की भावना आती है, आत्मसम्मान। देखो हमारी बात को सब गौर से सुन रहे हैं, हमको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इसमें बच्चों में मैनेजमेंट और लीडरशिप की भावना भी विकसित होती है कोलैबोरेटिव अप्रोच के अंतर्गत, कोलैबोरेटिव लर्निंग के अंतर्गत। इससे क्या होता है कि बच्चों में जो है ना रिलेशनशिप अच्छा बढ़ता है। देखिए कभी कभी आपके परिवार में अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले हैं तो उसमें देखते हैं ना कि मतलब लड़का का ग्रुप में एक लड़की को जरूर रखता है, तो वो लड़का का ग्रुप अलग नहीं बनाता है, आपस में काम करने का सहयोगात्मक। हमारे अंदर भी को एजुकेशन की बात है, लेकिन जिस स्कूल में अगर केवल लड़कियों का सेक्शन अलग होता है, लड़कों का अलग होता है, तो क्या उसमें वहां पर कुछ करप्शन वाली बात नहीं आती है क्या? मैं समझता हूं कहीं ज्यादा आती है। इसलिए कोलैबोरेटिव अप्रोच में भी ग्रुप में बॉयज गर्ल्स को एक साथ रखा जाता है। तो अपने यहाँ तो चूंकि भैया बहन है, लेकिन कोरोना पीरियड के बाद भैया बहन भले बोलते हैं, लेकिन आप रक्षा में पढ़ाइए तो देखिएगा कहीं पे निकाह में निशाना रहता भी है। लेकिन कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रहा है तो उसमें ये बात इसलिए बोले कि टीचर का काम उसको पूरी तरह से सुपरविजन देना है। ऐसा नहीं कि बच्चे कर रहे हैं तो हम फ्री हैं, वहां आपकी भूमिका और बढ़ जाती है कि आपको जो है उसका सुपरविजन करना है, उसका पूरी तरह से ध्यान रखना है कि बच्चा का आपस में तालमेल अच्छा रहे। ऐसा नहीं कि जो काम दे हैं, जो काम को करना है उसको काम को करके वो दूसरा काम करने लगे। और इसमें बच्चे जब काम करते हैं तो प्रिपरेशन फॉर रियल लाइफ की बात आ जाती है, और इसके अंतर्गत सोशल और एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी विकसित हो जाता है। तो इसमें बहुत अच्छी बात भी है कि आपस में सहयोग से लोग ज्यादा सीखते हैं। जैसे हम ही लोग में बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल का उपयोग नहीं जानते थे, आज भी एक दूसरे से सहयोग लेते हैं, काम करते हैं। तो एनईपी में है कि अब आपको स्किल्ड बनना पड़ेगा। अगर स्किल्ड नहीं बन पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी। अगला है क्रिएटिव लर्निंग, सृजनात्मक सीखना। मतलब बच्चे जब ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे और एक दूसरे के पीछे नहीं चलना है, और वह अपने काम करते हुए वो ज्यादा सीखेगा, किसी चीज का ध्यान पूर्वक अवलोकन भी करेगा। देखते हैं कभी कभी बच्चे को कहीं कहीं ले जाकर घुमाते हैं, घुमाने के बाद उसको कहते हैं कुछ प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, ये काम को करो, कुछ लिखो, तो बच्चे ज्यादा इसमें काम को सीखते हैं और इससे लर्निंग का जो माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो विकसित होता है। तभी तो कहा गया कि एक इच्छा से कुछ नहीं बदलती, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदल देता है। परंतु अगर आपके पास दृढ़ निश्चय है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अगर आप अपने पथ पर अग्रसर हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, हम इस काम को करेंगे, और भैया बहनों के अंदर ये बात को आप प्रेरित करके डाल देते हैं, तो भैया बहन ज्यादा सीखते हैं इसमें। और जो क्रिएटिव लर्निंग है उसके अंतर्गत एक लाभ यह है कि बच्चे जब ज्यादा अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका जो है ना कि अंदर जो स्किल है उसमें और निखार आता है, वो और प्रखर हो जाते हैं। और जब रेगुलर रूप से काम करते हैं तो उनके माइंड जो है ना वो नए नए इनोवेटिव जिसको तरीके हैं उसके अनुसार ज्यादा अच्छा काम करता है। और इसमें स्ट्रेस मतलब तनाव को दूर करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको डेवलप करते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ना आज के मायने में, आज के जो शिक्षा है वो बहुत मायने रखती है। सीबीएसई के माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल विकसित हो, इसके अंतर्गत बहुत सारे क्रिएटिव वर्क भी कराए जाते हैं। अगला बिंदु है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब तर्कपूर्ण सोचना। जैसे प्राचीन काल से प्लेटो और सुकरात जैसे
बड़े बड़े जो फिलोसफर हुए उनके समय से लेकर आधुनिक समय तक ये जो प्रोसेस चल रहा है वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसमें बहुत सारे जो आजकल सोशल मीडिया है, बहुत सारे नकली समाचार भी आते हैं, तो उसके अंतर्गत बच्चों में विश्लेषण करने की, तथ्यों की पहचानने की क्षमता भी विकसित करना, और बच्चों के अंदर जो भावनात्मक विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, इसकी भी विकसित करने की बात है। अगला बिंदु है कम्युनिकेशन स्किल, जिसको संवाद कौशल बोलते हैं। देखिए, प्रत्येक विद्यालय में कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं या भैया बहन हैं जिनको बोलने की शैली बहुत अच्छा होती है। भोजपुरी में भी कहावत है कि बोलने का ढंग आ गया तो सब ढंग आ गया। तो बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, उसके संवाद कौशल अच्छे होने चाहिए, तो सुनने वाले का जो लिसनर होता है उस पर उसका प्रभाव ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल को विकसित करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। इससे पर्सनालिटी डेवलप होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, और किसी व्यक्ति से यदि हम बात करते हैं, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो जिस ढंग से बात करता है, हमें प्रभावित करता है, तो हम बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते। इसमें भी कह सकते हैं कि बात, जैसे एजुकेटर्स हैं, जैसे बहुत बड़े हैं जिसकी होती है, सर बेइज्जती कितने प्रकार की होती है, तो टीचर ने कहा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, 3 तरह से, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक 3 तरह से बेइज्जती होती है। तो बच्चा बोला कि नहीं 4 प्रकार से होती है। तो टीचर ने पूछा कौन सी, तो डिजिटल लिटरेसी, माने डिजिटल भी बेइज्जती होती है। जब आप नहीं जानते हैं, दूसरे के सामने कहते हैं बता दो ना, तरह सिखा दो ना, ये बेइज्जती है एक तरह से। भले आप उसको बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन अपने स्किल को विकसित करिए, न तो थोड़ा बेइज्जती तो होती ही है। सहमत है? आगे बढ़े, चलिए, आपकी अनुमति मिल गई तो आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू के माध्यम से, डिबेट से, बहस कहानी से